नमस्कार और आप सभी का स्वागत है आरंभ में। और आज हम लोग करने वाले हैं अपनी केमिस्ट्री का आरंभ। तो अपनी कॉपी खोल लीजिए और पेन ले लीजिए। हम लोग शुरू करने वाले केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम लोग पीछे से जो चैप्टर उठाएं वो उसका नाम क्या है? बायोमोलिक्यूल्स। इसका नाम हिंदी में क्या है? जैव अणु के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, जैव अणु। हम लोग इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो शरीर होता है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, या फिर कोई भी जीवित वस्तुएं किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे कि बात करें, हमारे शरीर में मेनली क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए। और क्या होता है हमारे अंदर? विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी तो निकलते हैं। आजकल तो सबके निकल रहे होंगे। वैलेंटाइन डे जो आ रहा है सबका तो हार्मोन तो निकलना तो वैसे इस बार के सिलेबस में विटामिन से अब तक हमारा बहुत ही ऑप्शनल बना करता था, लेकिन इस बार के सिलेबस में विटामिन, एंजाइम और हार्मोन्स को हटा दिया गया है। और साथ ही कार्बोहाइड्रेट के कुछ टाइप होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से हमें केवल एक टाइप के बारे में पढ़ना है, बाकी 2 नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बारे में लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट जानेंगे। ऐसे जानेंगे कि आपका एक भी प्रीवियस ईयर छूटने नहीं वाला है। और इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर भी करेंगे तो कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले जैव अणु की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, ये सब स्टार्ट करने से पहले जितने जो हमारे जैव अणु होते हैं ना, वो सब निर्जीव होते हैं। वो तो आपको पता ही है, सब कुछ मरे रहते हैं, लेकिन वो सब से मिलके इंसान जैसे सजीव चीज़ें बन जाती हैं, यानी निर्जीव से सजीव बन रही है। तो ये हमारी विज्ञान की ताकत या फिर प्रकृति की ताकत कह लीजिए। तो बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो जैसे कि नाम में ही हमें बता रहे, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। कार्बो यानी कार्बन, हाइड्रेट्स यानी कि पानी, यानी जल योजित कार्बन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये तो थी हमारी पुरानी परिभाषा, क्या थी? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। और इसको हम लोग फॉर्मूले के रूप में कैसे लिखते थे पहले के दिनों में? तो इसको हम लोग ऐसे CxH2O Y, इस रूप में इसका जनरल फॉर्मूला बताया करते थे, जनरल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के बाद में पाया गया कि जो हमारा एसिड होता है CH3COOH, एसिटिक एसिड इसको बोलते हैं। अगर इसको चाहे तो हम इस फॉर्मूले में सेट कर सकते हैं। कैसे? अगर इसको इसमें सेट करना तो कार्बन 2 C2 साथ में H2O का होल ट्वाइस कर देंगे तो ये सब मैच कर जाएगा। यानी एसिड भी इस फॉर्मूले में तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन एसिड तो कार्बोहाइड्रेट होता नहीं है। इस वजह से बाद में इस परिभाषा को बताया गया कि ये हमेशा सत्य नहीं होती है, नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर आपको कहीं ज़्यादा इंग्लिश लग रही हो तो आप बताइएगा, सब कुछ मैनेज कर लिया जाएगा। तो इस परिभाषा को कहा गया कि हमेशा ट्रू नहीं होती है। तो इसकी हम लोग दूसरी परिभाषा बाद में आई, वो क्या आई कि पॉलीहाइड्रोक्साइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स को ही हम लोगों ने बाद में क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी एक कार्बन की श्रृंखला होगी जिसमें कई सारे हाइड्रोक्सी यानी कि OH ग्रुप्स होंगे। उसमें या तो एल्डिहाइड लगा हो सकता है या तो कीटोन लगा हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग, ऐसे कंपाउंड को क्या नाम दे दिया हम लोगों ने? कार्बोहाइड्रेट्स। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। वैसे एक जानकारी की बात, ये जो हमारा ये है कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये आपका प्रीवियस ईयर में आ रखा है, तो जो आया है आपको पता है, तैयार करना है। तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 2 आधार को क्लैरिफाई किया कि 2 बेसिस पे हम लोग इसको बांट सकते हैं। 2 बेसिस बनाए गए जिसके बेसिस पे हम लोगों ने बांटा। एक तो है कि ये टूटने के बाद कितने और चीज़ें देती हैं उसके हिसाब से, यानी कि हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद यानी तोड़ने के बाद क्या क्या देता है उस आधार पे। और दूसरा ये रिड्यूसिंग है कि नॉन रिड्यूसिंग है उस आधार पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि इसको पानी की उपस्थिति में तोड़ने पर क्या होता है? हाइड्रोलिसिस। स्पेलिंग अब चेक कर लीजिएगा जो भी हो। इस आधार पे इसको हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था और इनके बीच का अंतर आता है तो आपको पढ़ना जरूरी है, वैसे पढ़ना तो सब जरूरी है। कौन कौन सा? एक होता है मोनोसैकेराइड,
ओलिगोसैकेराइड, और लास्ट मतलब थर्ड पॉलीसैकेराइड। साथ में लिखते चलिएगा वरना फिर। तो अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, अरे सैकेराइड कैसे आ गया यहाँ पे? तो वो ऐसे आया कि कार्बोहाइड्रेट्स का एक नाम होता है सैकेरॉन, मतलब ये सैकेराइड वर्ड लिया गया है सैकेरॉन से, जिसका अर्थ होता है मीठा, यानी कार्बोहाइड्रेट्स मीठे होते हैं। वो वाले मीठे नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं, तो वहाँ से लिया गया है सैकेराइड। कार्बोहाइड्रेट्स को भी कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का हाइड्रोलिसिस कराने पर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। अब इसका मतलब क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते, यानी कि डू नॉट हाइड्रोलाइज, यानी इसको हम लोग इसको आगे ले जाके फर्दर तोड़ नहीं सकते पानी की उपस्थिति में। जबकि जो ओलिगोसैकेराइड होते हैं ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी टूटते तो हैं, ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स 2 to 10 मोनोसैक। यानी कि जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो अगर हिंदी में जानना चाहे तो ये हाइड्रोलिसिस होने पर टूटते नहीं है, जबकि ओलिगोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस होने पे 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। मोनोसैकेराइड यानी ये जो कि फर्दर टूटते नहीं है। और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं? ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी सेम ऑन हाइड्रोलिसिस इट गिव्स मोर देन 10 मोनोसैक। मोर देन 10 मतलब 10 से ज़्यादा देने, यानी बहुत ज़्यादा देने लगा, तो इसको हम लोग बोलने लगेंगे पॉलीसैकेराइड। तो ये बात हो गई कि क्या क्या होता है। अब बात कर लेते हैं, तो अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। अगर मोनोसैकेराइड की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा हमारा वही फेमस वाला ग्लूकोज, जिसको हमें डिटेल से पढ़ना है। और क्या? इसी का दोस्त फ्रक्टोज। और क्या? और एक ले सकते हैं आप लोग लैक्टोज। और यहाँ से लैक्टोज से एक मस्त बात यह है कि ये जो लैक्टोज होता है इसको हम लोग दूध में पाया जाता है। यानी ये आपका सवाल ऑप्शनल आया भी था कि दूध में पाए जाने वाली शर्करा को क्या बोलते हैं, तो लैक्टोज नाम है। और ये मोनोसैकेराइड होती है, यानी इसको हाइड्रोलाइज करके तोड़ा नहीं जा सकता। अब ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज हो गया आपका, और क्या हो गया? माल्टोज हो गया। तो ये सब आपका ओलिगोसैकेराइड है, ये एग्जाम्पल। अब बात करते हैं पॉलीसैकेराइड की, तो पॉलीसैकेराइड के लिए आप लिख सकते हैं स्टार्च हो गया जैसे कि, और क्या हो गया? सेलुलोज हो गया। तो ये सब हमारा ओलिगोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड होता है। अब ओलिगोसैकेराइड को हम लोग फर्दर और बांटते हैं किसमें? अगर ये 2 टूटने पर 2 मोनोसैक दे दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड, डाइसैक। अगर 3 दे दे तो ट्राई, 4 दे दो टेट्रा, तो उस बेसिस पे हम लोग इसको फर्दर बांटते हैं। तो ये तो था हमारा बेसिस हाइड्रोलिसिस पे। दूसरा बात करते हैं रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे कैसे टूटता है। तो अब बात करते हैं हमारा दूसरे टाइप, मतलब दूसरे बेसिस पे किस हिसाब से हम लोग बांटते हैं। अगला है रिड्यूसिंग, यानी कि वो सामने वाले को रिड्यूस कर पा रहा है कि नहीं, उस प्रॉपर्टी पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। इसके हिसाब से हम लोगों ने 2 पार्ट में बांटा है। इसका भी अंतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो पूछा जाता है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहला होता है रिड्यूसिंग शुगर, शुगर भी बोलते हैं, सैकेराइड बोल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट बोल लीजिए। शुगर मतलब भी मीठा ही होता है, चीनी, कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग, अगर इसको हिंदी में क्या लिखा रहता है? शर्करा दिया रहता है, अपचाई शर्करा और गैर अपचाई शर्करा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे हिंदी में क्या रहता है। बाकी आपका पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, तो थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे दाएं बाएं हो गया। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होते हैं? जो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, यानी कि अमोनिया प्लस AgNO3 ये। और क्या? फेलिंग्स रिएजेंट क्या होता है? फेलिंग्स रिएजेंट आपका क्या होता है? ये होता है आपका कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम पोटेशियम Na, मतलब सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। टॉलेंस रेजेंट और फेलिंग्स रेजेंट को जो रिड्यूस कर देते हैं उनको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जो इन्हीं को रिड्यूस नहीं करते, डू नॉट रिड्यूस, जो इन सब को रिड्यूस नहीं करते उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब जैसे एग्जांपल की बात कर ले तो ग्लूकोज हो गया, इसके अंदर ग्लूकोज हो जाएगा, फ्रक्टोज हो जाएगा, अपना वही लैक्टोज भी हो जाएगा।
अच्छा, लैक्टोज से एक बात है, अभी लास्ट स्लाइड में आपको बताया गया था कि लैक्टोज मोनोसैकेराइड, लेकिन नहीं, लैक्टोज आपका जो होता है वो ओलिगोसैकेराइड में डाइसैकेराइड आता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो नॉन रिड्यूसिंग के तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है सुक्रोज। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सुक्रोज से ही हम लोग बनाते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और सुक्रोज नहीं है लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज है, तो ये जानने वाली बात है। और ये सब आपका एग्जाम में भी आया था, ऑप्शनल बना था कि निम्न में से कौन गैर अपचायी शर्करा है, यानी विच ऑफ दिस इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो वहां पे ऑप्शन था सुक्रोज, सुक्रोज को मार देना है। तो ये हो गया हम लोग क्लासिफिकेशन। अब पढ़ते हैं इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जो हमारा क्लासिफिकेशन किए थे मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, उसमें से ओलिगोसैकेराइड और अपना लास्ट वाला पॉलीसैकेराइड हमारे सिलेबस से इस साल हट चुका है, हमें केवल मोनोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना है। तो बात कर रहे थे मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होती, यानी कि जलयोजन रिएक्शन नहीं करते, पानी जोड़ के नहीं तोड़ते हैं। अब जो जोड़ते भी नहीं है, तोड़ते भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं? तो अपना जो करते उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो बात करते हैं मोनोसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। तो इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है कि इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स, और उसके साथ इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है। मान लेते हैं अगर इसके अंदर 3 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, वैसे जितने भी मोनोसैकेराइड होते हैं उनका जन्मदाता कौन होता है? ये यहां पे CHO, यहां CH2OH, HOH, इसका नाम है D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, यहां पे शायद ना दिख पाए, ग्लिसरल्डिहाइड। ये जो आपका ये कंपाउंड है D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, इसी से हमारा सारा मोनोसैकेराइड बनता है। कैसे बनता है? अगर जरूरी होगी तभी हम लोग आगे देखेंगे, वरना क्या ही जरूरत है, इसी सब कुछ बनता है। अभी इसमें कितना आपको कार्बन दिख रहा है? एक ये है, एक ये है, एक ये, तो इसमें 3 कार्बन है और साथ में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको क्या नाम देंगे? 3 कार्बन वाले को बोलते हैं ट्रायोज, 3 कार्बन है तो ट्रायोज, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज नाम पड़ जाता है, और कीटोन ग्रुप है तो कीटोट्रायोज। इसी तरह हम लोग इसका नामकरण करते हैं। अगर 4 कार्बन है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज। इसी तरह हम लोग इसका नाम करते हैं एल्डो। एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो एल्डो, जैसे कि यहाँ पे एल्डिहाइड है तो ये क्या होगा? एल्डोट्रायोज होता है हमारा, ये D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। अब यहाँ पे D क्या होता है, प्लस क्या होता है, वो भी आपको आगे बताते हैं। एल्डो पेंटोज, एल्डो हेक्सोज, ये अगर कीटोन ग्रुप होगा तो कीटो हो जाएगा यहीं पे, कीटो पेंटोज, कीटो हेक्सोज। अब जो आपका ग्लूकोज होता है वो एल्डो हेक्सोज। कैसे होता है आगे देखते हैं, अगर 5 होगा तो पेंटोज, 6 होगा तो ये। अब बात करते हैं यहाँ पे D क्यों है, प्लस का मतलब क्या होता है? तो एक होता है ऑप्टिकल इनएक्टिविटी या एक्टिविटी। तो जो कंपाउंड, जिस कंपाउंड में प्लेन पोलराइज लाइट देने पे, यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश किरण अगर किसी यौगिक से पास कराई जाए तो उस पे लाइट का क्या प्रभाव होता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसको D और L में बांटा था, D और L में बांटा था। D क्या होता है? अगर हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को कंपाउंड से गुजारें, समतल ध्रुवित प्रकाश यानी अगर प्रकाश की कोई किरण है, उसके वेव ऐसे 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 हैं, तो उसको हम लोग ध्रुवित करके एक ही तल में ला दें, ऐसे ऐसे सज जाए, तो अगर इस प्रकाश की किरण को उस कंपाउंड से ले जाने पर ये प्रकाश की किरण ऐसे होके ऐसे घूम गई, यानी कि राइट साइड घूम जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो, बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी डेक्स्ट्रो यानी दाहिने साइड आपका घूम गया, और लेवो मतलब लाहिने नहीं होता है, एल का मतलब होता है लेवो। लेवो यानी अगर लेफ्ट साइड घूम गया तो लेवो रोटेटरी हो जाएगा। अब प्लस माइनस क्या मतलब है? डेक्स्ट्रो को हम लोग प्लस से दिखाते हैं, लेवो को माइनस से दिखाते हैं, तो यहीं से ये हो जाता है D प्लस ग्लिसरल्डिहाइड। यानी इसका मतलब क्या, अगर इसमें से हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश को पास कराएंगे तो ये उस प्रकाश को राइट साइड घुमा देगा, इस वजह से यहाँ पे D प्लस यूज़ किया गया है। तो ये बात होगी मोनोसैकेराइड की। अब मोनोसैकेराइड का कई एग्जाम्पल था, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, तो हमें केवल ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं ग्लूकोज को। तो बात करते हैं हम लोग ग्लूकोज की। ग्लूकोज क्या होता है? हमारा मोनोसैकेराइड होता है, और ग्लूकोज
कैसे बनाते पहले उसके बारे में बात करते। कैसे बनाते, इसको बनाने के हमारे पास दो टेक्निक है। एक तो हम लोग इसको सुक्रोज से बना लिया करते हैं। किससे? सुक्रोज से। सुक्रोज से कैसे बनता है? सुक्रोज क्या होता है आपका? ओलिगोसैकेराइड। हाँ, ओलिगोसैकेराइड होता है, यानी इसमें ये टूट के दो चीज़ देता है, यानी डाइसैक होता है। अब क्या देता है इसका फॉर्मूला? सबसे पहले C12H22O11, यानी कि ये आपका वही पानी वाली चीज़ है। इसको हाइड्रोलाइज कराते हैं यानी H3O+ कराते हैं, तो ये दो चीज़ें देता है, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये था आपका सुक्रोज यानी चीनी, ये नॉर्मल चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं। एक आपको दे देता है ग्लूकोज और एक आपको दे देता है, तो इसमें दो चीज़ें बन जाती हैं। क्या बनती हैं? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। तो आप पूछेंगे अरे दोनों सेम दिख रहा है, अंतर क्या है? तो जो आपका सुक्रोज होता है वो D+ यानी डेक्स्ट्रो होता है, यानी कि प्रकाश को राइट घुमा देगा। ग्लूकोज भी राइट घुमाता है, फ्रक्टोज लेवो यानी कि उल्टा घुमा देता है। पूछेंगे कि अरे इसमें क्या मतलब हुआ? इसमें जो होता है ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, यानी कि इसका नाम क्या होगा? 6 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप एल्डोहेक्सोज, जबकि इसमें कीटोन ग्रुप होता है, यानी ये कीटोहेक्सोज हो गया। अब इसमें एक और बात करें तो ये पूरा कंपाउंड एक ही है, ये D+, यानी कि ये पूरा डेक्स्ट्रो है, और जबकि इसमें डेक्स्ट्रो लेवो दोनों है, जिसको अगर हम लोग टोटल जोड़ देते हैं तो हमें जो फाइनल मिलता है वो मिलता है लेवो रोटेटरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका डेक्स्ट्रो कंपाउंड लेवो में बदल जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। शुगर का इन्वर्जन किए, यानी कि ध्रुव मतलब प्रकाश को ध्रुवित करके घुमाने की प्रॉपर्टी को ही पलट दे, उसे बोलते हैं इन्वर्जन। यहाँ पे शुगर का और इस वजह से इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ग्लूकोज बनाने का पहला मेथड क्या है? सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो दो चीज़ मिलेगा, ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। तो ये होता है हमारे स्टार्च। स्टार्च का भी वही, इसको हम लोग हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं तो ये क्या देता है हमें? N मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, यानी कि अपना ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये दो तरीका है जो आपके एग्जाम में आते हैं कि प्रिपरेशन के एक या दो मेथड बताइए, तो इस तरीके से हम लोग ग्लूकोज को ले सकते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और बनाने के पीछे कितना पापड़ बेला गया था, वो देखते हैं हम लोग।